हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आप सभी बच्चों का ग्रेविटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड में 6 चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, राइट। और केमिकल रिएक्शंस में बेटा अगर हम लोगों ने देखा था क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया है, राइट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो बेटा बहुत इजी है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्पल्स, राइट। तो अगर एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर है तो उसकी हेल्प से ये पूरा आपका हेडिंग याद रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो अपने पास होती हैं आपके सिलेबस में 4 टाइप की रिएक्शंस। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। और फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। तो आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है बेटा एडिशंस। अब कोई भी आपके पास क्या है, रिएक्शंस करा रहे हो तो आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे। अब वो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं बेटा वो आपस में ऐड होंगे और ऐड होकर के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, राइट। बहुत इजी है, बहुत सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम बेटा रिकेप करने के लिए थोड़ा सा लास्ट लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये आपको याद होना चाहिए। एक बात आप लोग याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ा करो तो सबसे पहले उसकी हेडिंग अच्छे से लर्न किया करो, क्योंकि जब हेडिंग याद रहता है तो आप उस थ्योरी को वहां से लिंक कर पाते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको हेडिंग, जैसे अगर कोई भी क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का या बायो का हो, उन तीनों सब्जेक्ट में अगर देखें तो आप हेडिंग्स सबसे पहले आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की अगर हेडिंग अच्छे से आपको मेमोराइज है बेटा तो उससे चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाते हो, राइट। तो सबसे पहले हम हेडिंग ही लर्न करने वाले हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस में देखें तो फर्स्ट टाइप हमको मिलेगी बेटा, कौन सी? फर्स्ट टाइप हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं बेटा यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और थर्ड देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फोर्थ हम लोग देखने वाले हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। तो यहाँ पे ये आपको लर्न करना है, यहाँ पे इसकी हेडिंग, टॉपिक का हेडिंग अगर क्लासिफिकेशंस में आपको याद है तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे थ्योरीज में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो आपके पास क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और थर्ड देखने वाले हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। तो होपफुली आपको ये मेमोराइज हो गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल से आप एक बार घर से अच्छे से आप बेटा लर्न करके आओ, चाहे समझ में आए या ना आए। जब भी टीचर आप लर्न करके आओगे, एक बार सिर्फ रीड करके आओ घर से, ठीक है। घर से जब आप एक बार रीड किए रहोगे चीज़ों को तो यहाँ पे आपकी क्लियरिटी कम से कम 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आप हमेशा कीजिए बेटा, जो लेक्चर आप टीचर पढ़ाने वाला है उस लेक्चर को एक बार आप रीड करके घर से आइए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे देखें, अगर हमने यहाँ पे बात की बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो कितनी मिली? 4 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड मिलने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें बेटा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितनी? मेनली 3 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट है बेटा आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इसमें देखें तो ये है ए पार्ट किसका? डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। सेकेंड, अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होंगी बेटा, डिकम्पोज माने देखो एक चीज याद रखो, जैसे हमने बात किया था डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, मीन्स क्या है? कंबाइन करना, कोई चीज ऐड हो रही, तो क्या ऐड हो? केमिस्ट्री में कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट्स है बेटा, एटम्स है, वो आपस में कंबाइन करेंगे और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो डी माने होता है ब्रेक होना, डिकम्पोज है मतलब ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो आपके पास कोई सब्सटेंस है, अब वहां पे वो सब्सटेंस ब्रेक होकर बेटा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जो रिएक्शंस को डिकम्पोज करा रही, तो वो है आपका क्या? एनर्जी। अब एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म है, तो डिफरेंट फॉर्म में हम एनर्जी अप्लाई करेंगे, जिसकी हेल्प से आपका रिएक्टेंट, आपका सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म माने होता है बेटा हीट, क्या है यहाँ पे? हीट। अगर हम हीट की बात करें तो डेल्टा से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑन अप्लाई हीट, हीट के एप्लीकेशन से कोई आपके पास सब्सटेंस है उसका हम लोग डिकम्पोजिशन कराएंगे, राइट। तो ये होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर यहीं पे हीट अप्लाई ना करके, अब हीट क्या है? एक टाइप की एनर्जी, अब यहाँ पे उसी का दूसरा फॉर्म ले लें, इलेक्ट्रिक करंट अगर अप्लाई करते हैं, अगर इसकी हेल्प से किसी सब्सटेंस का हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो ये आपका कहलाएगा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें एनर्जी की, तो हम यहाँ पे सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट भी एक टाइप का है, क्या है बेटा? एनर्जी है। तो सनलाइट की हेल्प से, अगर हम सनलाइट की हेल्प से किसी सब्सटेंस का ब्रेक करा करके बेटा न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, तो ये रिएक्शंस कहलाएगी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। होपफुली ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो टोटल ये आपके सिलेबस में रिएक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट की अगर बात करें बेटा तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड बात करें बेटा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें समझ में आई। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या हो? कंबाइन होना, कोई चीज ऐड होना, डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे 2 एलिमेंट से, अब कॉम्बिनेशन के अलग अलग फॉर्म है बेटा, ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे ये पॉसिबिलिटीज है कि एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है बेटा, आपके पास कोई कंपाउंड है और कंपाउंड एलिमेंट कंबाइन कर जाए। तीसरी पॉसिबिलिटीज आपके पास कॉम्बिनेशंस की हैं कि कंपाउंड कंपाउंड कंबाइन कर जाए, राइट। तो ये है इसमें कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने देखा, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं? अलग एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म को अप्लाई करके बेटा हम उस सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, राइट, और ब्रेक करके न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन हम क्या कहलाएंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में 3 टाइप हम एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइप से। जैसे अगर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं बेटा तो उसका नाम पड़ गया थर्मल डिकम्पोजिशन। आप देखो कभी कभी क्या होता है, कोई भी बच्चा है घर में, तो उसमें क्या होता है कि उसके बिहेवियर के बेसिस पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसका नाम पड़ जाता है, राइट। जो मम्मी पापा ने नाम रखा था उसके अलावा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनका नाम पड़ जाता है बच्चे का, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जैसा एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी जैसा दे रहे हो, उसके बिहेवियर पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इनके नाम पड़ गए। जैसे यहाँ पे हीट सप्लाई अगर दे रहे हो, अगर क्या करो बेटा हीट अप्लाई करके आप यहाँ पे कोई सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करा रहे हो, तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन बन गया, राइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप करंट पास करके या अप्लाई करके आप इनका ब्रेकिंग करा रहे हो, तो इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। थर्ड बात करें बेटा, अगर सनलाइट अप्लाई करा करके आप
सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करा रहे हो तो वो हो गया आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। होपफुली यू आर 100% सेटिस्फाई, राइट। अब बात करते हैं एक एक करके इनका डिटेल में। तो आइए बात करते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन यहाँ से कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। अगर हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो हमने 3 पॉसिबिलिटीज की बात की बेटा। फर्स्ट, एलिमेंट कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम लिया एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, तो यहाँ दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए डायरेक्टली और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए कार्बन है आपके पास और ऑक्सीजन है, यह आपस में कंबाइन किया और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सी की अगर हम बात करें थर्ड की, तो सोडियम आपके पास एलिमेंट है और ऑक्सीजन आपके पास कंबाइन किया, क्या बना, सोडियम का ऑक्साइड। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या कर लो, आप 2 कर लो और यहाँ पे 4 कर लो, राइट। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 और सोडियम 4, यहाँ पे भी सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, राइट। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात किया था कि when two substance react chemically to form a new substance which is a compound, it is a direct combination। ये क्या कहलाएगा बेटा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। अब इसके बाद हम सेकेंड पॉसिबिलिटी इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास था कंपाउंड कोई और एलिमेंट, ये आपस में कंबाइन करें तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा या न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। सॉरी, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये ऑक्सीजन के साथ ये आपके पास हुआ बेटा कंपाउंड और ये है आपके पास एलिमेंट, ये आपस में जब कंबाइन किए तो कंबाइन करके ये सल्फर का ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी कि कंपाउंड और कंपाउंड आपस में कंबाइन कर जाए, न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपके पास है सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, अब यहाँ पे दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन कर रहे हैं बेटा, और आपका क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये क्या है बेटा, क्विक लाइम। यहाँ पे ध्यान दें तो ये क्या था आपके पास, क्विक लाइम था ना, इसकी हमने बात की थी, क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना। अब इसमें अगर वाटर आप जो डालते हो तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड, और यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी हीट लिबरेट होगी, राइट। अब इस क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसका फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है बेटा। अब आइए देखते हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज की बात हो गई, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा था रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आइए बच्चे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो हमने बात किया था डी माने होता है डिकम्पोज, माने क्या है, ब्रेक होना किसी चीज़ का, क्या है, ब्रेकिंग। यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग। किसी भी रिएक्शंस में क्या हो, अगर कोई कंपाउंड्स है आपके पास या कोई सब्सटेंस है, उनका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन के हमने क्या बताया कि अगर एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो तो एनर्जी के 3 फॉर्म आपके सिलेबस में हैं, जैसे हीट अप्लाई कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर सकते हो, और थर्ड आप अप्लाई कर सकते हो सनलाइट। अगर इन तीनों को आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कंपाउंड्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे, लेकिन इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शंस, राइट, इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स। वन रिएक्टेंट क्या हो रहा है बेटा, कम से कम वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बेटा अगर हम बात करें एक एग्जांपल्स की, और सपोज एक हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लेते हैं, राइट, और उनको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे थ्रोली। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ए है और बी, ए बी है, राइट, और ए बी ये ब्रेक हो रहा है किसमें, ये कोई कंपाउंड है आपके पास, और ये कंपाउंड ब्रेक हो रहा है किसमें, ए प्लस बी में, राइट। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है बेटा 2 या मोर देन 2 एलिमेंट में ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब जैसे देखिए सेकंड, ये तो आपके पास एग्जांपल था, राइट, जैसे ए बी आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सब्सटेंस है या रिएक्टेंट है, अब ये ब्रेक हो रहा है, तो मे बी हो सकता है यहाँ पे कोई न्यू कंपाउंड बनाए, क्या बने, न्यू कंपाउंड्स बने, ये बेटा शॉर्ट फॉर्म में न्यू कंपाउंड प्लस एलिमेंट बन जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। या मे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, सपोज आपके पास ए बी सब्सटेंस था और ये ब्रेक हो रहा है किसमें, न्यू कंपाउंड्स में, यहाँ क्या बन रहे हैं, न्यू कंपाउंड्स, राइट, प्लस क्या बन जाए, फिर न्यू कंपाउंड, हो सकता है 2 न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, राइट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। जैसे फिर से एक समझिएगा अच्छे से, हमने क्या बोला कि ये आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, ये ब्रेक होगा और मे बी ये एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहा हो, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए और प्लस बी में ब्रेक हो गया, ये दोनों एलिमेंट है, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है बेटा आपके पास कोई सब्सटेंस है, अब इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो न्यू कंपाउंड्स में आपके पास न्यू कंपाउंड मिला और एलिमेंट मिल सकता है, राइट। तीसरी पॉसिबिलिटीज देखिए, अगर ए बी है बेटा, यही सब्सटेंस आपके पास है, तो मे बी नेक्स्ट चांसेस ये हैं कि आपके पास न्यू कंपाउंड और न्यू कंपाउंड में ये ब्रेक होकर के आपको कंपाउंड ऑब्टेन हो, राइट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अब इनके साथ साथ एग्जांपल्स को समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पे देखिए जो भी इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, ये आप अच्छे से जान गए हो कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इनकी कंडीशंस आपको अच्छे से पता चल गई। कैसे पता चली, इसके अभी हम लोगों ने बात की थी कि डिकम्पोजिशन के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। या तो हीट सप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई कर रहे हो तब भी ये ब्रेक हो जाते थे। कुछ रिएक्शंस कैसे ब्रेक होंगी, सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट। तो रिएक्शंस की अगर हम बात करें बेटा, तो 3 टाइप के रिएक्शंस आपको मिले, किसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। थर्ड कौन सा बेटा, सनलाइट, राइट। तो इन तीनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, आपके पास जो सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, राइट। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सॉरी, किसकी बात होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन की। अब यहाँ पे थर्मल मीन्स क्या था, हीट। थर्म माने क्या होता, हीट, राइट। अब हीट दे करके हम क्या कर रहे होंगे, जो आपके पास सब्सटेंस है या कंपाउंड है उसको हम हीट अप्लाई करके ब्रेक कर रहे होंगे। तो आइए देखिए, कहते हैं बेटा इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस डिसोसिएट। सब्सटेंस क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हीट एप्लीकेशन से जब आप हीट अप्लाई करोगे तो आपका सब्सटेंस क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम आपसे बात करें, आपके पास है मरकरी का ऑक्साइड, क्या है, ये है HgO, ये है बेटा मरकरी का ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम हीट अप्लाई करें, क्या कर दें, हीट अप्लाई कर दें। हीट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा मरकरी में
ये मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 यहाँ कर लें और 2 यहाँ कर लें, तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और 2 मरकरी यहाँ, 2 मरकरी यहाँ। अब यहाँ पे हम थर्मल डिकम्पोजिशन में किसकी बात कर रहे हैं, हीट अप्लाई करके बेटा देखो सब्सटेंस को या कंपाउंड्स को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ये है मरकरी का सेकेंड ऑक्साइड। अगर इसका नाम देखें बेटा तो ये क्या है, ये है मरकरी सेकेंड ऑक्साइड, राइट। और ये आपके पास क्या है, मरकरी, और इसको तो पहचानते ही हो, है ना, ऑक्सीजन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आइए और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो बहुत सिंपल से रिएक्शन है, क्या कर रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास एक कंपाउंड था, जिसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, 3 पॉसिबिलिटीज देखी थी। आपके पास कोई सब्सटेंस है और एलिमेंट में ये ब्रेक हो गया, ध्यान दीजिए, प्लस प्लस। अब ये क्या है, एक प्लस क्या ये डिनोट करता है बेटा, ये जो पॉजिटिव साइन है ना, ये केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हमने प्लस लगाया तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे मीन्स ये है कि ये अलग है, ये डिफरेंट है, राइट। अगर एक ही में है तो वो एडेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड था, कोई सब्सटेंस है, मान लेते हैं ये कंपाउंड है ना, तो ये कंपाउंड ब्रेक हुआ ऑन अप्लाई हीट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट में ब्रेक हुआ। जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखिएगा बेटा, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, सिल्वर का ऑक्साइड है, क्या है, AgO है, इसको ब्रेक कर रहे हैं ऑन अप्लाई हीट, तो ये होगा सिल्वर अलग प्लस ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस करना है तो 2 यहाँ कर लो और 2 यहाँ कर लो, तो यहाँ पे देखिए ये भी कंपाउंड था और किस में ब्रेक हुआ, एलिमेंट प्लस एलिमेंट में, राइट। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, अब आपके पास कोई न्यू कंपाउंड है, न्यू कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास है पोटेशियम का नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। आइए देखते हैं, ये है KNO3, राइट। अब इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हो हीट, यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, तो ये ब्रेक होगा, और ये जो ब्रेक हो रहा है ना, ये पोटेशियम नाइट्राइट में प्लस ऑक्सीजन में, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके पास कंपाउंड है, तो इस बार क्या बन रहा है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, राइट। तो ये है आपके पास बेटा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम अगर देखें तो ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, और इनका पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे पोटेशियम का क्लोरेट है, क्या है, पोटेशियम KClO3। अब इसको अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड ClO2 प्लस O2, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हो, यहाँ पे अगर बैलेंस करना बेटा तो देख लो, 2 यहाँ पे लगा लो और 2 यहाँ पे कर लो, बैलेंस हो गई रिएक्शंस। यहाँ पे 2 कर लो और यहाँ पे 2 कर लो, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखना, 3 2 6 ऑक्सीजन था, तो यहाँ 3 कर लो, यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6, तो यहाँ पे भी 3 कर लो, राइट। तो ये बैलेंस करना अभी हम लोग सीखेंगे डिटेल में, परेशान मत होइए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कोई कंपाउंड था, अगर उसको हीट अप्लाई करके अगर ब्रेक करा रहे हो तो किसमें ये ब्रेक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कंपाउंड से बेटा अगर हीट अप्लाई आपने किया तो यहाँ एलिमेंट में ब्रेक हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल आपने देखा, फिर वही एलिमेंट में ब्रेक हुआ। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कोई कंपाउंड था, इस बार जो ब्रेक होकर के आपको कंपाउंड्स मिले हैं वो एक कंपाउंड मिला और दूसरा एलिमेंट मिला, राइट। तो हमने क्या देखा था, या तो आपके पास एलिमेंट मिल सकता है, या कंपाउंड एलिमेंट मिल सकता है,
या कंपाउंड कंपाउंड मिल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बेटा आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये है आपके पास बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अब इसको अगर आप हीट कर रहे हो तो ये ब्रेक हो जाएगा, अगर इसको हीट कर रहे हो तो ये ब्रेक होगा। क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ध्यान दीजिए, अब यहां आपके पास क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। क्या बना यहां पे? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप देख चुके हो, इसी को बोलते थे क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, होपफुली सब पहचानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये कंपाउंड ब्रेक हुआ तो इस बार क्या बने बेटा? ये भी आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ और ये भी आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज हमने देखा एलिमेंट एलिमेंट फॉर्म हो रहे थे, सेकेंड पॉसिबिलिटीज हमने देखा कंपाउंड एलिमेंट फॉर्म हो रहे थे, और थर्ड पॉसिबिलिटी हमने देखा कि ये कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, राइट। जैसे बेटा एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है आपके पास, क्या है यहाँ पे? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, ये बनने वाला है जिंक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन देखिए बैलेंस है, एक जिंक यहाँ एक जिंक यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ दो ऑक्सीजन यहाँ दो हाइड्रोजन, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। तो इसका अगर नाम देखें तो क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और इनको आप पहचानते ही हो वाटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एग्जांपल्स बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं या थर्मल डिसोसिएशन बोले, बात एक ही है। डिसोसिएट माने होता है बेटा टूटना और डिकम्पोजिशन माने भी होता है टूटना। तो या तो थर्मल डिसोसिएशन बोलो या थर्मल डिकम्पोजिशन बोलो, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको आपने हीट किया तो किसमें फॉर्म हुआ? कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड को बेटा जब आप हीट अप्लाई करके ब्रेक किए हो तो यहाँ पे क्या मिला? जिंक ऑक्साइड और वाटर, ये भी बेटा कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। तो जैसे आपने देखा था किसमें? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कि तीन पॉसिबिलिटीज थी, ऐसे यहाँ पे बेटा कहाँ पे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट फॉर्म होने के, है ना। वहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज थी क्या? कंबाइन होने के, मीन्स रिएक्टेंट के, ठीक है। और यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं किसके? प्रोडक्ट के, है ना। वहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटीज अगर तीनों को बात करें मेमोराइज करने के लिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेटा फर्स्ट पॉसिबिलिटीज थी कॉम्बिनेशन की कि एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन कर जाए। अब यहाँ है प्रोडक्ट फॉर्म होने की कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज। तो पहली पॉसिबिलिटीज कोई सब्सटेंस था या कोई कंपाउंड्स था, वो ब्रेक हो, डिसोसिएट हो बेटा, किस क्या बने? एलिमेंट एलिमेंट फॉर्म कर रहा हूँ, है ना। ऐसे अगर सेकेंड पॉसिबिलिटीज हम देखें किसमें? रिएक्टेंट के, किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। तो वहाँ पे अगर ध्यान दीजिए बेटा तो आपके पास कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे बेटा इधर डिसोसिएशन रिएक्शंस है, तो डिसोसिएशन रिएक्शंस में ब्रेक होकर के पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड और एलिमेंट फॉर्म हो रहे हों। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी कि कंपाउंड आपस में कंबाइन करने हों, तो इधर देखिए डिसोसिएट होकर के कंपाउंड फॉर्म हो रहे हों। तो इधर अगर हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेटा तो रिएक्टेंट की पॉसिबिलिटीज थी, और यहाँ पे देखें अगर प्रोडक्ट में तो
प्रोडक्ट फॉर्म होने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो 3 पॉसिबिलिटीज हमको इधर दिख रही है और 3 पॉसिबिलिटीज बेटा इधर दिख रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशंस में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या देखना है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी हमने क्या देखा था? थर्मल डिसोसिएशन। अब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन ही के एग्जांपल्स तो हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कहते हैं दोज रिएक्शंस, यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, these reaction dissociate या those reactions यहां कर लूं, those reactions in which dissociate these reactions in which dissociate or breaking on application of electricity on application of electricity to form new substance, right? New substance called, इसको क्या बोलेंगे बेटा? called electrolytic decomposition इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये शार्ट में है रिएक्शंस, राइट। तो क्या बोल सकते हैं? कहते हैं दोज रिएक्शंस जिसमें क्या हो, इन विच डिसोसिएट और ब्रेकिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपके पास वाटर, क्या है? वाटर, राइट। अब वाटर को अगर हम क्या करें, यहाँ पे करंट अप्लाई कर दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन अप्लाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाटर बेटा ब्रेक हो जाता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। तो यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी कर लो, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, ऑक्सीजन 2 उधर हो गए बेटा, 2 इधर है, तो ये रिएक्शंस बैलेंस हो गई, राइट। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, तो फर्स्ट हमने बात किया थर्मल डिकम्पोजिशन की, सेकेंड हम लोगों ने बात कर लिया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हम बोलते हैं बेटा दोज रिएक्शंस इन विच डिसोसिएट और ब्रेकिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल आपके पास वाटर था, वाटर में अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये 2 ब्रेक हो जाते हैं बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये क्या है बेटा? लिक्विड फॉर्म में, और क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? गैस, और ये भी आपका क्या मिल रहा है? गैस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
अगर हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको कि अगर कोई भी रिएक्शंस हो रही बेटा, तो अगर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर किसी कंपाउंड या सब्सटेंस का आप ब्रेक करा रहे हो या डिसोसिएशन हो रहा है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोज रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हम बोल सकते हैं अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस decomposition reactions, क्या बोले, और decomposition reactions which occur, और decomposition reactions लिख सकते हैं यहाँ पे which occurs on applying इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये रिएक्शंस क्या करेंगे बेटा, ये रिएक्शंस कैसे होंगी, कब होंगी, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हो, इसको प्रोवाइड कर रहे हो या पास कर रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास है सिल्वर क्लोराइड, क्या है, AgCl, ये आपके पास है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा, सिल्वर में, और यहाँ से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या कर ले, यहाँ पे 2 कर लूँ, यहाँ पे भी 2 कर लूँ, तो ये रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। बहुत सारे रिएक्शंस इसके हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इसको सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉर्म होगा सिल्वर अलग और यहाँ से लगेगी ब्रोमीन गैस, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 इधर 2 इधर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा जिसके किसके हेल्प से ले रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करा रहे हैं। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी, सॉरी करंट नहीं भाई, क्या लिखा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन था ना, सनलाइट प्रोवाइड करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हम लोग लेंगे बेटा सनलाइट, है ना, सनलाइट। जब सनलाइट आप प्रोवाइड कराओगे बेटा तब ये ब्रेक डाउन होगा, राइट। तो ये थे 3 टाइप के रिएक्शंस सॉरी। अब यहाँ पे देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो सनलाइट प्रोवाइड कराने पर क्या होंगे बेटा, प्रोसीड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो सनलाइट, अप्लाइंग सनलाइट, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आइए कुछ क्वेश्चंस हैं लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्हाट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये है आपके पास होमवर्क। सेकेंड रिएक्शन देखिएगा, सेकेंड क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंथेसिस रिएक्शंस। क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन से आप क्या समझते हो। तो भैया सिंथेसिस रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वाली ना, आपस में कंबाइन होकर के न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है। तो कोई चीज़ यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिंथेसाइज रिएक्शंस। तो उसी का एक फॉर्म है ये भी, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क है। अब कह रहे हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी आपने देखा 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थी, कौन कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस, और थर्ड हमने देखा था क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशंस। तो ये आपको करने हैं। फोर्थ देखिए, कह रहे हैं गिव एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनके एग्जाम्पल देखना है तो आप इसकी फोटोलिटिक वाली रिएक्शंस भी पढ़ चुके हो तो वो भी कर सकते हो। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सब आप ले सकते हो, ठीक है ना। लास्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा थर्ड, इसके बाद थर्ड टाइप की रिएक्शंस अपने पास कौन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर बात करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, अब बात होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो अपनी थर्ड रिएक्शंस थी। किसमें? केमिकल क्लासिफिकेशन जब इनका कर रहे थे बेटा, तो इसमें थर्ड टाइप का रिएक्शंस थे, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखो, हेडिंग में ही ये बात छुपी हुई है, क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन को चेंज कर देना, है ना, और उस पोजीशन पे कोई और आके बैठ जाए। जिससे फॉर एग्जांपल बेटा, यहाँ हम आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ क्या हमारी पोजीशन पे हमारे सीनियर टीचर आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल अब्बासी सर आ गए, है ना। तो अब्बासी सर आए और हमसे बोला कि सर आप यहाँ से चले जाइए, और अभी फ़िलहाल मैं क्लास ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या हो जाऊँगा? मैं यहाँ से पोजीशन यहाँ से हट गए, और अब्बासी सर हमारी पोजीशन को क्या कर लिए बेटा? गेन कर ली, है ना। तो यहाँ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे दो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा दो एलिमेंट्स आपके पास है ना। एक एलिमेंट अब कम रिएक्टिव होगा, दूसरा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव। तो जो ज़्यादा वाला रिएक्टिव है ना, वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उनको पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, और खुद उनकी जगह पे एक्ट करने लगेगा, काम करने लगेगा, राइट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बहुत इजी रिएक्शंस है। आइए देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस। ये भी एक टाइप है, क्या? केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस व्हेन एलिमेंट और रेडिकल्स हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे हमने क्या समझाया, जैसे यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे स्थान पे, हमारे पोजीशन पे क्या आ जाए? अब्बासी सर आके पढ़ाने लगे, तो यहाँ से हम क्या हो गए? रिप्लेस हो गए, है ना। तो ये एक टाइप पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, जो आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट होगा, है ना, या रेडिकल्स होगा, वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उनके पोजीशन से रिप्लेस कर देगा। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस व्हेन एन एलिमेंट और रेडिकल रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड्स कॉल्ड, क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आइए देखिए, अब आपके पास यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है। भाई हमने क्या बोला कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा उनके कंपाउंड से, है ना। तो अब जब तक आपको रिएक्टिविटी की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप डिस्प्लेस कैसे कराओगे रिएक्शंस में, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे। तो अब बेटा मेटल्स को, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स हैं, उनको क्या किया गया? उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया गया। उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया गया, तो एक सीरीज ऑब्टेन होती है। उसी सीरीज को हम बोल देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी सीरीज, या यहाँ पे बोल सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
तो एक सीरीज आपको ऑब्टेन हुई और यही सीरीज क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। तो हम बोल सकते हैं बेटा अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट। ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ना लिखते इधर लिखते। देखो अगर हम एक्टिविटी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज आपको दिख रही है बेटा, ये कैसी है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर इसको आपको लर्न करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ क्या है बेटा निमोनिक्स है जिसके हेल्प से आप इनको याद कर सकते हो। जैसे इसको पढ़ते हैं बेटा, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कहते हैं केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, राइट। नीचे याद कर सकते हो बेटा, क्यों मैं आगे आऊं, किससे, प्लेटिनम से, राइट। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों मैं आगे आऊं प्लेटिनम से। अब यहाँ से देखना केदार से क्या याद कर सकते हो, पोटेशियम। अब ये होपफुली आपको सिंबल्स याद होंगे, नहीं याद है तो इसको याद करना पड़ेगा। ये आपके पास है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। Zn का क्या बेटा, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। फिर से सुनना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, राइट। अब यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इसके हेल्प से भी याद कर सकते हो। केदार से क्या है, के दिमाग में रख सकते हो बेटा, नाथ से Na, का से Ca, माली से Mg, आलू Al, जिंक, ज़रा, फीके से आयरन, पकाता है P एंड सो ऑन। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो यहाँ पे क्या होगी, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, राइट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो टॉप मोस्ट पे होंगे, ये 3 टाइप की रिएक्टिविटी आपको मिलेंगी बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जो टॉप वाले एलिमेंट हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, राइट, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बोलते हैं हायर रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई। और मैग्नीशियम से यहाँ तक हाइड्रोजन तक इनकी रिएक्टिविटी है मॉडरेट। क्या है, इनकी रिएक्टिविटी है बेटा मॉडरेट, राइट। और कॉपर से इनकी रिएक्टिविटी है लो, हाई, मॉडरेट और लो, राइट। अब जिसकी रिएक्टिविटी होगी ज़्यादा, मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को
उनके कंपाउंड से बेटा डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो हम बोलते हैं ऊपर वाले मेटल्स नीचे वाले मेटल्स को उनके साल्ट से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। तो होपफुली ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से बेटा आपके पास x क्या है, ये यहाँ देखिए ये x है, और एक कंपाउंड से आपके पास YZ, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो x है ना ये है मोर रिएक्टिव, क्या है, ये है बेटा मोर रिएक्टिव, और यहाँ पे जो Y है इस साल्ट में या कंपाउंड्स में, ये आपके पार्ट्स है कोई कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड में बेटा जो Y है ये है लेस रिएक्टिव, क्या है, ये है लेस रिएक्टिव, राइट। तो अब करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होगा क्या, ये जो मोर रिएक्टिव आपके पास X है ये क्या करेगा, इन Y को इनके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बन रहा है आपका Y अलग हो रहा है बेटा और XZ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स बना ध्यान से देखिए, XZ बन रहा, यहाँ पे क्या था YZ था, है ना। तो यहाँ जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था X, ठीक है, उसने लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स को क्या किया, उनके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जांपल, ये तो एक हाइपोथेटिकल आपके पास रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे आपके पास है जिंक, राइट। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के साथ, इसके पास डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे जिंक कहाँ पे है बेटा, जिंक है मॉडरेट रिएक्शंस, और कॉपर देखिए बहुत लेस रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे कॉपर देखिए नीचे है ना, और जिंक आपके पास ऊपर है। तो दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है बेटा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। ये आपके पास है कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा तरीके से क्या बोल सकते हो, जो ऊपर वाली मेटल्स हैं, टॉप मेटल्स हैं बेटा, वो लोअर वाले मेटल्स को क्या करेंगी, उनके साल्ट या कंपाउंड से डिस्प्लेस करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट, है ना, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर अलग हो गया, ठीक। तो ये आपके पास सॉलिड और ये है एक्वस फॉर्म में, और ये आपको मिलेगा एक्वस, और ये है आपके पास सॉलिड, ठीक है ना। तो दो रिएक्शंस हमने देखा कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखा, यहाँ पे X वाली जो आपके पास एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है और Y वाला लेस रिएक्टिव है। तो अगर कंपाउंड ध्यान से देखें तो यहाँ पे Y क्या बन रहा है बेटा, जो लेस रिएक्टिव था वो डिस्प्लेस हो गया, और यहाँ पे X देखिए जो ज़्यादा रिएक्टिव था, इनको Y वाले को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो यहाँ से एक बात निकल के क्या आई, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगी, हायर रिएक्टिव मेटल्स, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके पोजीशन से, उनके कंपाउंड से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस करती हैं। तो ये है बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे हमने फॉर एग्जांपल देखा जिंक, यहाँ क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव है बेटा, ये जिंक क्या है यहाँ पे, ये है आपके पास मोर रिएक्टिव, और यहाँ पे आपके पास जो कॉपर है बेटा ये है लेस रिएक्टिव, है ना। तो लेस रिएक्टिव क्या हो रहा है, ये अपने पोजीशन को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। ये भाई साहब करें यहाँ से निकलो, तो ये भाई साहब निकल गए यहाँ से, कौन, कॉपर। तो होपफुली ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल और देखना चाहो देख लो। जैसे आपके पास है बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस अगर देखना चाहो तो एक और है, एक और दिखा देते हैं, ऐसे बहुत सारी। जैसे आपके पास है पोटेशियम, अभी क्या देखा था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है,
और ये आपके पास है वाटर, है ना। अब वाटर को क्या कर रहा है, यहाँ से पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ OH क्या हुआ, यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो क्या निकलेगा इसके साथ, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव था या हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये क्या थे बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, है ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था, लेस रिएक्टिव, इनके कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो ये क्या कर रहा है, ये मोस्ट रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को बेटा यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो कंपाउंड बना आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो लेस रिएक्टिव थी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, डिस्प्लेस हो गई, है ना। तो ये थे आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स। ऐसे ही बेटा अगर हम देखें और थोड़ा सा अगर देखना डीप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे और देख लो। जैसे आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज थी, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा अगर देखें तो ये आपको याद होनी चाहिए, आगे काम आएगी। जैसे आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर टॉप टू बॉटम चले, ठीक है, तो इनकी भी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, इनकी भी रिएक्टिविटी आपस में बेटा डिक्रीज करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये है मोस्ट रिएक्टिव, अगर हम इस ग्रुप में कंपेयर करें तो ये है बेटा मोस्ट रिएक्टिव, और ये है आपके पास लीस्ट रिएक्टिव। तो ये सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लासेस में आपको इनके एग्जांपल्स डिटेल में मिलेंगे, तो ये भी सीरीज आप याद कर लो। तो फर्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना कौन सी, केदारनाथ वाली, और सेकंड हैलोजन फैमिली वाली या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर देखें बेटा तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और आयोडीन लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए देखते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो इनको अब मिटा देते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें बेटा या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें तो बहुत इजी है। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ क्या हो रहा था, जो रिएक्टिव मेटल्स थे वो किसी कंपाउंड या साल्ट के जो आपके पास लेस रिएक्टिव मेटल्स थे उनको डिस्प्लेस कर रहे थे। अब जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ना, तो यहाँ पे आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड्स में मेटल के साल्ट है बेटा, और उनमें आपस में आयन का एक्सचेंज होगा और न्यू 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे सुनिएगा ध्यान से, अगर हम डबल डिकम्पोजिशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज टू गिव 2 न्यू कंपाउंड्स। कैसे, बाय एक्सचेंजिंग दियर रेडिकल्स। यहाँ पे बेटा जो 2 कंपाउंड है आपके रिएक्टेंट वो दोनों डिकम्पोज होंगे और न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, डिकम्पोज होगा तो होगा क्या, जब दोनों रिएक्टेंट बेटा डिकम्पोज हो गए हैं तो उसमें आयंस मिलेंगे और उन्हीं के आयन के एक्सचेंज की वजह से 2 नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होंगे। इस रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो 2 लोगों का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। क्यों, क्योंकि डिकम्पोज किसका हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, और रिएक्टेंट आपके पास कितने हैं,
दो रिएक्टेंट हैं, कम से कम 2 रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट में तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 कंपाउंड्स होंगे बेटा, और उनका डिकम्पोजिशन होकर न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इनको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आगे इनकी रिएक्शंस लेते हैं। जैसे आपके पास है बेटा ए बी है ना, एक रिएक्टेंट प्लस बी सी, यहां पे ले लेते हैं सी और डी, सी डी, राइट। बन रहा है आपका ए सी प्लस बी डी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, इसके मैकेनिज्म को अगर हम थोड़ा सा सीखें, ठीक है, तो आइए देखिए मैकेनिज्म। जैसे अगर ए बी है बेटा, तो ये आपके पास एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल ए वाला आपके पास मेटल है और बी वाला आपके पास नॉन मेटल्स है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे सी वाला है नॉन मेटल्स और डी वाला है आपके पास मेटल। ये है नॉन मेटल्स और डी वाला है आपके पास मेटल, राइट। अब देखिएगा, जब ये बेटा एक्वस फॉर्म में जाएंगे, ए और बी जब एक्वस फॉर्म में जाएंगे तो ये देंगे ए पॉजिटिव मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स क्या मिलेगा, बी निगेटिव, राइट। यहाँ पे कंपाउंड हम दूसरा बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपके पास है सी नॉन मेटल, मीन्स क्या होगा, सी के पास नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे डी है मेटल्स, तो डी आपके पास पॉजिटिव होगा। अब ये आयंस बन गए। अगर इनको बेटा इस मान लेते हैं कोई कंपाउंड्स है ए बी और सी डी, इनको बेटा अगर एक्वस फॉर्म में आप डालते हो तो आयन का फॉर्मेशन होगा, और आयंस बन रहा है ए पॉजिटिव क्योंकि ए मेटल्स लिया है यहाँ पे और बी नॉन मेटल्स लिया है, तो वो बन रहा है नेगेटिव आयंस, ठीक है। सी यहाँ पे नॉन मेटल्स मान रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है आयंस आपका सी नेगेटिव, और यहाँ पे डी है आपके पास मेटल्स, तो डी बन रहा है पॉजिटिव, राइट। ये है आपके पास आयन। अब होगा आयन का एक्सचेंज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपके पास पॉजिटिव है वो किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव साइड, राइट। और यहाँ पे ए पॉजिटिव किसके साथ, सी के साथ आयन एक्सचेंज हो रहा है, और जो डी था आपके पास पॉजिटिव वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, बी के साथ। तो यहाँ से बेटा ए और सी का फॉर्मेशन हुआ, न्यू कंपाउंड्स बने, और बी और डी का, या डी बी, क्योंकि मेटल्स पहले लिखेंगे, नॉन मेटल्स बाद में लिखेंगे, राइट। तो ये आपके पास जो बने ये न्यू प्रोडक्ट्स है पी, और ये आपके पास क्या थे, रिएक्टेंट थे, राइट। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनमें एक आयन है और इनमें, तो आयन का एक्सचेंज हुआ, ए और सी बन गए, यहाँ आयन का एक्सचेंज हुआ, डी और बी का फॉर्मेशन हो गया, राइट। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब जितने भी आपके पास डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं बेटा, इन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है। कितने में, 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया। एक तो आपको मिलेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और दूसरा आपको मिलेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, राइट। इनको अभी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इनको थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं। अगर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, 2 कंपाउंड्स हैं या 2 सब्सटेंस हैं, ठीक है, और दोनों सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ये दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं किसमें, आयंस में, और इन आयंस का आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो आपके पास न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आयन एक्सचेंज, अगर एसिड और बेस के आपके पास 2 कंपाउंड है, एसिड और बेस, और उसमें आयन एक्सचेंज होकर के आपके पास न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो एसिड है और बेस है बेटा, वो जो कंपाउंड बन रहा है न्यूट्रल बन रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इन टाइप्स की।
तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रेसिपिटेशन, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन, कोई बात नहीं, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देख लेते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बहुत है इजी, ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे बेटा अगर देखें यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, ठीक, आपके पास है x और y प्लस, यहाँ एग्जाम्पल से देखिए इसको बेटा, जैसे है x और y प्लस z और ले लेते हैं zx, ठीक है, कोई बात नहीं, या देखने में नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा ले लूँ, जैसे एक ले लूँ x y प्लस सी डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास टू कंपाउंड्स हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ना, ये कैसे हैं, एक्वस में, ये भी एक्वस में और ये भी एक्वस में। जब ये एक्वस में है बेटा तो ये भी है आपके पास सॉल्युबल और ये भी है आपके पास सॉल्युबल। जब एक्वस में है मीन्स क्या है, दोनों सॉल्युबल होंगे। जब ये आपस में रिएक्शंस होंगी तो एक कंपाउंड इसमें बनेगा इनसॉल्युबल और एक बनेगा सॉल्युबल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा XC यहाँ पे बना और YD का फॉर्मेशन हुआ, तो मान लेते हैं सपोज ये है आपके पास सॉल्युबल और ये है आपके पास इनसॉल्युबल, राइट। तो जो इनसॉल्युबल होगा वो नीचे जा करके डिपॉजिट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलने लगेंगे, प्रेसिपिटेट, राइट, या इसको बोल देंगे शॉर्ट में PPT। फिर से सुनना, कहते हैं बेटा टू कंपाउंड्स हैं एक्वस फॉर्म में, उनमें आपस में होगी रिएक्शंस, आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो टू न्यू सब्सटेंस बनेंगे या टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है इसमें एक कंपाउंड आपके पास क्या है, वाटर सॉल्युबल और दूसरा कंपाउंड आपके पास वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो जो वाटर इनसॉल्युबल है वो नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। अब पढ़ो, अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, अब एकदम से चीज़ें क्लियर होंगी। ये दो कंपाउंड है ए और फर्स्ट ये है बेटा, सेकंड आपके पास ये टू कंपाउंड्स है एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें है बेटा, एक्वस में, देखिए ध्यान से, है ना, एक्वस स्टेज। टू गिव टू न्यू कंपाउंड्स, ये आपके पास दो नए कंपाउंड्स मिले, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, है ना। कंपाउंड्स ऑफ वन ऑफ विच इज इनसॉल्युबल, एक इसमें से इनसॉल्युबल है और एक सॉल्युबल है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, राइट। जैसे अब आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपके पास बेटा एक रिएक्शंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं हम, बहुत सारी रिएक्शंस है बेटा ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड वाला Ag, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ये लेते हैं, रुको कोई बात नहीं, बहुत सारी हैं, एक देख लेते हैं, पहले सिंपल देख लेते हैं। ये है आपके पास बेटा सिल्वर क्लोराइड और दूसरा आपके पास है, ये भी एक्वस में है, ठीक है, बेरियम सल्फेट। क्या है आपके पास, बेरियम सल्फेट। ध्यान दीजिए, बेरियम सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में। ये दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस में। इनमें जब रिएक्शंस होंगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे देखो सिल्वर है और यहाँ पे है बेरियम, ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका हो रहा है बेरियम का क्लोराइड बन रहा है, बेरियम क्लोराइड और प्लस यहाँ से सिल्वर सल्फेट।
AgNO-SO4 सिल्वर का सल्फेट बनेगा। Ag2SO4 सिल्वर का सल्फेट, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बेटा सिल्वर जो ले रहे हैं ये 2 वाली है, कौन सी, जिसकी वैलेंसी 2 होगी। अब दो तरीके के हैं, सिल्वर की वैलेंसी क्या हो सकती है, 1 या 2। तो यहाँ पे जो ले रहे हैं वो 2 वाली लेंगे, तो सल्फेट और इसकी वैलेंसी हो जाएगी कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा AgSO4, राइट। ये भी एक्वस है, ये है एक्वस फॉर्म में, ये है आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये है सॉल्युबल, राइट। और ये आपका क्या है, इनसॉल्युबल, ये है आपके पास इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल होगा उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे एरो लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है प्रेसिपिटेट हुआ है या सॉल्यूशन में क्या है बेटा, इनसॉल्युबल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास 2 कंपाउंड्स थे एक्वस सॉल्यूशंस में और इनमें आपस में रिएक्शंस हुई, तो आपके पास 2 न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हुए हैं उसमें एक कंपाउंड आपका सॉल्युबल है ये वाला, और ये आपके पास इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो नीचे जाकर डिपोजिट हो जाएगा, उसी डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो जाना, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपके पास है FeCl3, क्या है, FeCl3। अगर इसकी रिएक्शंस हम लोग करा दें किसके साथ, आइए देखते हैं, सोडियम बेस के साथ करा दो। अगर FeCl3 है आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपके पास एक आयंस यहाँ पे नेगेटिव वाला है यहाँ पे, तो सोडियम यहाँ पे बन गया क्लोराइड, है ना। और सेकेंड आपका बनना है बेटा FeOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे बेटा फेरिक, ये थर्ड है इसकी वैलेंसी यहाँ पे, और यहाँ पे है सेकेंड। ये जो फेरस का हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये ये क्या है, इनसॉल्युबल होंगे। ये क्या है बेटा, इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल को हम नीचे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपके पास सॉल्युबल, ठीक। ये क्या है, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में मीन्स सॉल्युबल है, तो ये आपके पास हो गया सॉल्युबल, और ये आपके पास कैसे, इनसॉल्युबल। और ये कैसे होंगे, जो इनसॉल्युबल हैं कैसे पता चलेगा, ये डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होगा, डर्टी ग्रीन PPT बनाएगा, राइट। तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास एसिड है और एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, बेस के साथ कराते हैं बेटा, तो बनता है साल्ट। क्या बनेगा यहाँ से, साल्ट प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, आपके पास एसिड एक है HCl, राइट। दूसरा आपके पास बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे देखिए जो HCl है ये क्या है, यहाँ पे एसिड है और ये है बेस। अब यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होना है, यहाँ पे है सोडियम प्लस OH नेगेटिव और यहाँ पे है H प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ से बन रहा है सोडियम, जब भी आयन का एक्सचेंज हो रहा होगा तो एक पॉजिटिव वाला दूसरा नेगेटिव के साथ ऐड होगा, और दूसरा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में होगा एट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब बॉन्ड बन जाएंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बना बेटा, Na और Cl, ये बन गया आपका साल्ट। और साल्ट यही तो अपना क्या है, कॉमन साल्ट, है ना। ये अपना है बेटा कॉमन साल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड क्या बनना है, H और OH क्या बन जाएगा, वाटर। तो ध्यान दो यहाँ पे,
ये आपके पास 2 कंपाउंड थे, 2 न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे आयन के एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो आयन के एक्सचेंज ये भी बना और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वाली भी बनी। तो आपका थर्ड अगर हम बात करें बेटा, कौन सी वाली, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो ये भी बेटा टूटेगा। सबसे पहले क्या हुआ, डबल डिकम्पोजिशन में 2 टाइप्स मिला, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। हम लोगों ने पहले पढ़ा बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को देखा, ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने लर्न किए और यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, इन दोनों कंपाउंड क्या हो रहे हैं बेटा, डिसोसिएट हो रहे हैं। जैसे देखो H+ में यहाँ ब्रेक होगा और Cl- में, और ये भाई साहब सोडियम प्लस में ब्रेक हो जाएंगे और OH नेगेटिव में, और इनमें हो जाएगा आयन एक्सचेंज, राइट। तो इनका आपस में हो जाएगा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से क्या बन गया, प्रोडक्ट आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा हुआ है, ठीक है ना। ये आयन एक्सचेंज होने की वजह से आपके पास क्या बने, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो दोज रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस किसे कहा जाएंगे बेटा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ इनके साथ और ये इनके साथ, तो क्या हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो गई। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ से क्या हुआ है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भैया एक इसके साथ जाएगा ना, तो डिस्प्लेस हुआ, और दूसरा इनके साथ जाएगा, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो गई या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में पहला हम लोगों ने देखा प्रेसिपिटेशन और दूसरा क्या देख लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स बेस एंड एसिड या एसिड एंड बेस, कोई भी बात कर सकते हो, टू गिव 2 न्यू कंपाउंड साल्ट एंड वाटर बाय इंटरचेंज ऑफ रेडिकल्स। इनके रेडिकल्स का क्या हो गया बेटा, इंटरचेंज हो गया, है ना। ये देखो एक रेडिकल ये थे हाइड्रोजन और यहाँ पे सोडियम, है ना, और OH, तो H और OH आपस में क्या हो गए, कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट बना लिए। तो आयन का क्या हुआ यहाँ पे, इंटरचेंज हो गया, इनके आयन इनके साथ, इनका आयन इनके साथ आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, जिसकी वजह से न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाएंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती हैं, राइट। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एप्लीकेशंस क्या हैं बेटा, तो जैसे आपने कभी कभी घर वगैरह में आपने देखा होगा, कभी भी आपको जब चींटी काटती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, बर्निंग होने लगती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास बेटा एसिड है ना, वो एसिड स्किन में पोर कर दी, ठीक है। जो चींटी काटी है वहाँ पे एसिड क्या कर दे, छोड़ दी है। अब उस एसिड को बेटा अगर उस स्पेस पर जहाँ पे कट की है, बाइट की है आंट ने, चींटी ने, अब उस पर आप क्या करो, जब कोई बेस लगा दोगे तो आपको इरिटेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन कम होने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गए। तो एप्लीकेशंस इनके क्या है कि ये ह्यूमन वेलफेयर में इनका यूज़ हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। क्या बोल रहा हूँ, आई स्टिंग ऑफ अ बी, जब कोई मधुमक्खी क्या करती है, स्टिंग करती है, इन एसिडिक इन नेचर, तो कैसे होती है, एसिडिक इन नेचर होता है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है क्या बेटा, बेस। अब बेसिक सब्सटेंस कैन बी यूज टू नलिफाई द इफेक्ट, इनके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम लोग एक बेस का यूज करते हैं, सोडियम
बाइकार्बोनेट, ये क्या है बेटा, बेस। और जो बाइट की है, जो स्टिंग, जो बी आपको स्टिंग की है, ठीक है ना, वो कैसा मीडियम छोड़िए, एसिडिक, राइट। और एसिड और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो आपको इन्फ्लामेशन, ईचिंग वगैरह नहीं होगी, नॉर्मल हो जाओगे। सेकंड देखिएगा, कह रहे हैं अ स्टिंग ऑफ वेस्प इज एल्केलाइन इन नेचर। अब कोई एल्केलाइन नेचर अगर छोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, विनेगर अ एसिडिक सब्सटेंस, विनेगर क्या है बेटा, एक एसिडिक सब्सटेंस है, कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। अब इनके इफेक्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर कोई आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एसिड छोड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेस का। और कुछ आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एल्कलाइन मीडियम वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो एल्कलाइन मीडियम अगर ड्रॉप किए हैं तो वहाँ पे आप अगर एसिड यूज़ करोगे तो नलिफाई हो जाएगा इफेक्ट, ठीक है। अब एसिड की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है और बेस की भी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर बेस मीडियम क्या की है, वहाँ पे आया है कहीं पे भी जहाँ पे बाइट की है या स्टिंग की है, तो उसको नलिफाई करने के लिए बेस है तो एसिड डाल दो, एसिड है तो बेस लगा दो, ठीक है। तो पहले वाले में हमने क्या लिखा, तो बी ने स्टिंग किया था वो एसिडिक नेचर छोड़ा, तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जो कि बेस है। अब यहाँ पे जो वेस्प है बेटा वो एल्कलाइन मीडियम या एल्कलाइन नेचर छोड़ रही, तो उसके लिए हम विनेगर, एक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। जैसे आप देखे होंगे स्टमक में बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे HCl बेटा ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसको नलिफाई करने के लिए कोई आप बेस पी लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। लेकिन अपने आप नहीं पीना है, पता चला जे एसिडिटी हो रही, कितना भी पी ले, भाई एसिडिटी कितना हो रही है, एसिड कितना सेक्रेट हुआ है, उसके हिसाब से डॉक्टर डोज देगा बेटा, है ना, उस डोज को आप लोगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो मीडियम फिर बेसिक हो जाएगा और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि चाहे जितना आपने ले लिया, ये आपको आज़ादी नहीं है, जिस एसिड जैसा है जो अमाउंट में है उसी अमाउंट में बेटा नलिफाई होगा। अगर बेस बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो वो मीडियम कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे हार्ट बर्न हो रहा है ड्यू टू एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगती है बेटा। हार्ट एसिडिटी इन द स्टमक कैन बी रिलीव्ड बाई टेकिंग एन एंटा एसिड। तो एंटा एसिड जो होते हैं बेटा वो होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब उस बेसिक इन नेचर जब वो स्टमक में जाएगा वो एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा और नलिफाई हो जाएगा इफेक्ट। जब इफेक्ट एसिड का क्या हो गया बेटा, नलिफाई हो गया या न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा बेटा। तो ये लिखा है एल्केलाइन एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 3 इफेक्ट यहाँ पे आपने देखा इनके एप्लीकेशंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये सब होमवर्क है, अभी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी सीरीज, अभी हमने देखा। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, अभी देखियो डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट कह रहे हैं गिव एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये अभी जस्ट हुआ। तो ये सारे रिएक्शंस थे, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट लेक्चर होगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की कहानी यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।